मेरा नाम मंजरी है। मैं ये दुख भरी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी जेल के पीछे की एक 15 साल की मुजरिम लड़की की कहानी है। आखिर मुजरिम लड़की ने आईजी के कान में ऐसा क्या कहा कि वो उसकी बात सुनकर लड़की के पैरों में गिर पड़ा। जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। आज तो आईजी साहब के लिए जैसे कयामत आ गई थी। इस लड़की की बात पर करंट खाकर पीछे हटा। उसकी बात सुनकर उसे बहुत जोर से झटका लगा था। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो डर से सर हिलाता हुआ पीछे दीवार की ओर खिसक रहा था और वो उसके सामने खड़ी हंस रही थी। और वो जो उसकी बेटी से भी छोटी उम्र की थी, वो उसके साथ कैसी अनोखी बात कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है दुनिया में। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं थी, ये उसकी जिंदगी थी, एक हकीकत भरी जिंदगी, एक जीते जागते इंसान की जिंदगी। मगर उसे ऐसा लग रहा था वो किसी कहानी का किरदार बन गया है। ये मोड़ भी उसकी जिंदगी में किसी फिल्म की तरह ही आया था। कितने ही पल लगे थे उसे खुद को संभालने में। वो फिर से उस लड़की के पास गया और उसने फिर वही सवाल पूछा, इसकी पहचान के बारे में, उसके परिवार के बारे में और उससे इस जुर्म के बारे में जो उसने बताया था। मगर लड़की का जवाब अभी भी वही था जो उसके चुने हुए लोगों के लिए काफी था। वो लड़की जो उसके सामने मुजरिम बने खड़ी थी, जिसने कत्ल जैसा संगीन जुर्म किया था, जो उसकी बेटी की उम्र की थी, जिसके हाथों में हथकड़ियां थी और जो शक्ल से बहुत मासूम लगती थी। मगर उसकी आंखें उसके चेहरे का साथ नहीं देती थीं। उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। और अगर कोई नज़र परखने वाला होता तो उसकी आंखों में लिखी हुई दास्तान आसानी से पढ़ सकता था। मगर वो चेहरा परखने वाला नहीं था, लेकिन समझदार भी नहीं था। मगर वो चेहरा जाना पहचाना जरूर था। उसे नौकरी करते हुए बहुत साल हो गए थे। वो हर तरह के लोगों से मिला था और वो अच्छी तरह से जान गया था कि ये लड़की सच कह रही है। मगर उसका सच उसकी जान लेने लगा था। उसका दम घुटने लगा था। वो वहां पर उसकी तफ्तीश करने आया था। मगर अब उसे ऐसा लग रहा था वो उससे ज्यादा कोई सवाल नहीं कर सकता और ज्यादा उसका सामना भी नहीं कर सकता। वहां से वो घर आ गया। आज वो अपने कमरे में बैठा खिड़की खोले आंगन में देख रहा था और साथ में अपने वर्तमान के झरोकों में झांक रहा था। जब उसकी बेटी उसके कमरे में आई, कुछ दिन पहले ही उसने अपनी बेटी की शादी की थी। वो अपने घर में बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहती थी। इसका अंदाजा उसके खिलखिलाती हुई आवाज से हो जाता था। जब वो बात बात पर हंसती और खूब खिलखिलाकर हंसती। उसने अपने बाप को हमेशा से ऐसा ही देखा था, बहुत ही सुलह और नरम मिजाज, और काफी हद तक उसको तन्हाई पसंद थी। उसने कभी भी अपने माँ बाप को आपस में लड़ते झगड़ते हुए नहीं देखा था। उसकी माँ अक्सर गुस्सा कर जाया करती थी और उसे गुस्से में डांट भी दिया करती थी। मगर पिता को उसने कभी भी गुस्से में नहीं देखा था। मगर उनकी एक बात से उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई थी। वो काफी हद तक तन्हाई पसंद करते थे और हद से ज्यादा शांत भी रहते थे। ऑफिस से घर आने के बाद वो अपना सारा टाइम दोनों माँ बेटी के साथ गुजारते थे। मगर रोशनी को ऐसा लगता था जैसे वो उनके साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं है, जैसे उन दोनों से बहुत दूर है। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो उसके पिता को परेशान करती है, मगर वो उसे अपने शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती थी। कई बार उसने दबे हुए शब्दों में अपने पिता से इस बारे में पूछा था और वो हमेशा उसको टाल दिया करते थे। वो हर मुमकिन तौर पर कोशिश करते थे कि वो अपने गुजरे हुए कल को भूल जाएं, मगर उन्हें अपना गुजरा हुआ कल लाख कोशिश करने के बावजूद भी नहीं भूला जाता था। कोई न कोई ऐसी बात हो जाती थी जो उन्हें उसकी याद दिला दिया करती थी। कभी कोई बात, कभी कोई चीज, कभी कोई शब्द उसको पुतला बनाकर उनकी नजरों के सामने लाकर खड़ा कर देता था और वो फिर बेबसी की मूरत बने उसको देखने लगते थे। उनकी मोहब्बत की दास्तान भी अजीब थी। इसे पाकर भी उन्होंने अपने हाथों से खो दिया था। अगर वो चाहते तो सारी जिंदगी उसके साथ गुजार सकते थे, मगर उनकी मजबूरी उनके आड़े आ गई थी और अपनी बुज़दिली और मजबूरी के हाथों उन्होंने अपनी मोहब्बत को गंवा दिया। आज भी वो अपनी पुरानी यादों की गमज़दा दास्तान खोले बैठे थे। जब उनकी बेटी रोशनी उनके कमरे में आई और उनके सामने धीरे से बैठकर उनसे पूछने लगी कि पिताजी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान करती है? बेटी की बात पर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को काबू में रखा और उससे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो थोड़े थके हुए हैं, इसीलिए कमरे में आकर बैठ गए।
वो उसे क्या बताते कि आज उन पर कैसी कयामत टूटी है। उनके अतीत से जुड़ी हकीकत उनके सामने आ खड़ी हुई है और उनकी बेबसी उनका जैसे कोई तमाशा देख रही थी। उसने अपनी बेटी से अपनी आंखों की नमी छुपाने के लिए चेहरे का रुख मोड़ लिया था, मगर वो उसी की बेटी थी और माँ से ज्यादा अपने पिता के करीब थी और अपने पिता से बहुत मोहब्बत करती थी। उसने कहा कि आज मुझे बताइए, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? जवाब दीजिए पिताजी, ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको चैन लेने नहीं देती? मुझ पर भरोसा रखिए पिताजी, मैं आपका राज अपने तक ही रखूंगी। आज उसका दिल भी गम से फट रहा था। आज वो खुद को बहुत थका हुआ और बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो चाह रहा था कि कोई ऐसा हो जो उसका करीबी हो और उसके गम को बांट ले। बेटी से बढ़कर उसके लिए कौन इतना करीब हो सकता था? कौन उसके दर्द को और उसकी तकलीफ को समझ सकता था? उसने अपना अतीत अपनी बेटी पर और उसके सामने उसको बताना शुरू कर दिया, ये जाने बगैर कि उसकी बीवी भी दरवाजे पर खड़ी है और सब कुछ सुन रही है। जब उस वक्त मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके बाद मैं पुलिस में भर्ती हुआ था, तो मेरी माँ को मेरी शादी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होने लगी थी। वो जल्द से जल्द मेरे सर पर सहरा सजाने की ख्वाहिशमंद थी और वो अपनी सहेली की बेटी को बहू बनाना चाहती थी। उन्होंने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था, मगर मैं किसी को भी पसंद नहीं करता था। मैंने ये सारे फैसले उन पर छोड़ दिए थे कि माँ, जैसा आप चाहेंगी, जहाँ आप चाहेंगी, मैं वहीं पर शादी कर लूँगा। मेरे इस फैसले से मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और फिर उन्होंने चट मंगनी और पट ब्याह वाला मामला करके मेरी शादी जल्द से जल्द कर दी थी। शादी के बाद मैं बहुत खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहा था। मुझे तुम्हारी माँ से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं थी। जब तुम 4 साल की थी तब मेरा तबादला मेरठ की तरफ हो गया था। मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी मैं अपना तबादला रोक नहीं सका था और जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ की खूबसूरती और दिलकशी में खोकर ही रह गया। वहाँ मुझे 1 साल ड्यूटी करनी थी और कुछ दिनों के बाद ही मैं वहाँ के माहौल का आदी हो गया और वहाँ पर रहना मुझे अच्छा लगता था। हर रोज़ मैं घर पर कॉल करके तुम लोगों की खैर खैरियत मालूम करता था। एक दिन मैं अपने कांस्टेबल के साथ छुट्टी वाले दिन उस इलाके की सैर करने बाहर निकला तो एक चेहरे को देखकर मेरी निगाहें उस पर से पलटना भूल गई थी। वो जो भी थी बहुत खूबसूरत थी और इस कदर हसीन लग रही थी कि मैं उस पर से नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ था कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैंने अपने दिल को बहुत डांटा और ख़ुद को बहुत समझाने की कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी एक बेटी भी है। मैं किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ, जबकि मुझे अपनी बीवी से किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। मैंने उस तरफ जाना छोड़ दिया जहाँ पर मैंने उस लड़की को देखा था, मगर अनजाने में ही मेरे कदम वहाँ पर जा रुकते थे। मेरी दिलचस्पी को देखते हुए कांस्टेबल ने मुझे उसके बारे में बताया कि वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती है और उसकी सौतेली माँ बहुत ही ज़्यादा जालिम है, उस पर बहुत जुल्म करती है। और कांस्टेबल के मुंह से ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। एक दिन मैं थाने में बैठा था जब बहुत ही तेज बारिश होने लगी थी और मेरी वहां पर मौजूदगी की पहली ही बारिश थी और मैं उससे बहुत ही ज्यादा लुत्फ और मजे उठा रहा था। मैं खिड़की से बाहर बारिश का नज़ारा देख रहा था जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। मैं चौंक कर बैठ गया। वो बड़ी तेजी के साथ थाने में दाखिल हो रही थी। मैंने सोचा कि ये यहाँ किस काम से आ रही है इतनी बारिश में, और फिर वो मेरे बारे में पूछने लगी। उस वक्त मैं ही सीनियर ऑफिसर था और उसको कांस्टेबल ने मेरे ऑफिस में भेज दिया। वो मेरे सामने आकर बैठ गई और बहुत बुरी तरह से रोने लगी। बारिश में भीगने की वजह से उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपके हुए थे और उस वक्त उसकी थाने में मौजूदगी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। मैं बड़ी मुश्किल से उससे नज़रें चुरा रहा था। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें इस तरह से थाने के अंदर नहीं आना चाहिए था। वो कहने लगी कि मैं क्या करती, मेरी सौतेली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती है और अब तो वो मेरी ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के मर्द से शादी करवाना चाहती है। ये बात कहने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ होने लगा था। मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो रही थी, मगर थाने में जिस तरह के लोग थे और उसे जिन नज़रों से घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे उनसे उलझन हो रही थी। मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और उसके घर पर छोड़ कर आया और उससे कहा कि दोबारा इस तरह से थाने में कभी मत आना।
वो वहाँ से मुंह सिकोड़ती हुई अपने घर में चली गई। उसका कहना था कि मुझे उसकी माँ से बात करनी चाहिए और मैं ये सोच रहा था ये उनका आपसी मैटर है। मैं इस सब में क्या कर सकता था। मैं उसे वहाँ छोड़ने के बाद दोबारा से पुलिस स्टेशन में आ गया और रात को जब मैं अपने क्वार्टर में सो रहा था तो आधी रात को किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मैं आधी रात को उसे अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया और उससे पूछा कि तुम इस वक्त इतनी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रही हो। वो हिचकियां ले लेकर रोने लगी और कहने लगी कि वो अब वापस अपने घर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सुबह होते ही उसकी सौतेली माँ उसके किसी बूढ़े आदमी के साथ उसकी शादी कर देगी। वो ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हो गई। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरे घर में उसका रुकना सही नहीं है, वो इस वक्त अपने घर में चली जाए। मैं सुबह आकर ये सारा मामला देख लूँगा और उसकी माँ को भी समझा लूँगा कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी मत करो। मगर वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि जब दरवाज़ा फिर से ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग खड़े थे। वो मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। उनका ये कहना था कि मेरा और उस लड़की का, जिसका नाम रानी था, उसके साथ चक्कर चल रहा है और उस वक्त रानी की मेरे घर में मौजूदगी उनकी तमाम बातों को सच साबित कर रही थी। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर इतने लोगों के सामने मेरी एक भी नहीं चली। वो लोग मुझे धमकियां देने लगे कि वो मेरे अफसरों तक मेरी शिकायत पहुंचाएंगे कि मैं इज्जत की रखवाली करने वाला नहीं बल्कि इज्जत का लुटेरा हूं। मजबूरन उन लोगों के दबाव में आकर मुझे उस लड़की के साथ शादी करनी पड़ी। अगर देखा जाता, मेरे अपने दिल की भी यही ख्वाहिश थी कि मैं उसे हासिल कर लूं। अगर मेरे दिल की ख्वाहिश न होती या वो एक अच्छी लड़की न होती तो मैं कभी भी किसी के दबाव में आकर उसके साथ शादी नहीं करता। मगर अब मसला ये था कि मुझे कुछ टाइम के बाद वापस जाना था और मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकता था। मैं अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में बताता तो वो हंगामा खड़ा कर देती। मेरे वहाँ से तबादले के दिन करीब आ रहे थे और रानी भी उस वक्त ऐसी हालत में थी जब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उसकी डिलीवरी में कुछ ही वक्त बाकी था। उस वक्त उसके साथ किसी न किसी को मौजूद होना बहुत ज़रूरी था। आजकल उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत जता रही थी और घर में भी आना जाना रखने लगी थी। मैं अक्सर रानी से कहता कि तुम अपनी माँ पर बेवजह शक करती थी, उससे बेवजह नफरत करती थी। वो तो इतनी अच्छी है, तुमसे इतनी मोहब्बत करती है। तब रानी खामोश होकर रह जाती और जिस दिन मुझे वापस आना था मैंने उसकी सौतेली माँ को कहा कि मैं कुछ दिनों के बाद आकर उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाऊँगा, तब तक उसका ख्याल रखना। उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, रानी भी उसकी बेटी है और वो एक माँ की तरह उसका ख्याल रखेगी। मगर रानी बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। उसका ये कहना था कि सौतेली माँ उसको जान से मार देगी। मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊं, मगर मेरा तबादला वापस अपने शहर में हो चुका था और मैं वहाँ पर ज़्यादा नहीं रुक सकता था। जब मैं वापस अपने शहर में आया तो कुछ ही दिन के बाद मेरी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर एक रात वो हमें अकेला छोड़कर चली गईं। उनकी मौत के गम ने मुझे निढाल कर दिया था। मुझे खाने पीने का, किसी भी चीज़ का कोई होश नहीं था और तब तो मैं रानी को भी बिल्कुल भूल चुका था। फिर जब माँ का देहांत हो गया, लगभग 4 महीने गुजर गए। मेरा गम थोड़ा सा कम होने लगा तो मुझे रानी का ख्याल आया और फिर मैं 2 दिन ज़रूरी काम का बहाना लेकर जब वापस आया तो एक क़यामत की खबर मेरे इंतज़ार में थी। उसकी सौतेली माँ ने मुझे रो रो कर बताया कि मेरे जाने के कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और बच्चे के जन्म के दौरान ही उसकी मौत हो गई और फिर उसकी बेटी भी चंद सांसें लेने के बाद अपनी माँ के पास पहुँच चुकी थी। ये मेरे लिए दूसरा गम था, मेरे लिए ये दूसरे गम की खबर थी। और जब मैंने इधर उधर से पूछा तो उसकी खबर के बारे में मुझे सच पता चल गया था कि वाकई बच्चे के जन्म के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और फिर मैं अगले दिन वापस आ गया वहाँ पर और मेरे लिए रह क्या गया था। वापस आने के बाद भी बार बार मेरे दिमाग के पर्दे पर रानी की परछाइयाँ लहराती थीं। उसकी आखिरी बात मुझे याद आती थी कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए तो फिर कभी मेरी शक्ल नहीं देख सकोगे। मैं आज तक ये सोचता हूँ कि उसने मुझे ये क्यों कहा था।
उसे कैसे ये खबर पता थी कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिल पाएगी, या फिर ये उसका वहम था जो सच साबित हो गया था। और फिर वापस आने के बाद मैंने खुद को अपनी इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं किया। साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला भी जारी रखा, तो खुद को मैंने बहुत ही व्यस्त कर लिया था। धीरे धीरे मैं तरक्की करता गया और फिर मैं आईजी के ओहदे पर पहुंच गया। मगर इस तमाम सालों में मैं उसे भूल ही नहीं पाया था। उसका चेहरा आज भी मेरी आंखों में और मेरे दिमाग के पर्दों में एक तस्वीर की तरह बनकर रह गया था। मैं बार बार उसे याद करता था और अक्सर मुझे अपनी आंखों की नमी छुपाना मुश्किल हो जाता था। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैं उसको दिलो जान से चाहता था। मैं उससे और उसकी कही हुई बात से आज तक पछतावा कर रहा हूँ। मैं बुज़दिल क्यों था? मैं उसके और अपने रिश्ते को दुनिया के सामने क्यों नहीं बयान कर सका? क्यों मैंने अपना रिश्ता सबसे छुपाया? जब मेरी बीवी थी, मैं उसके साथ शादी कर चुका था, तो मुझे उसे सबके सामने अपने आप अपना लेना चाहिए था। ये एक ऐसा पछतावा है जो मेरे लिए रोग बन चुका है, और अब एक ऐसी हकीकत मुझ पर आन पड़ी है जिसकी वजह से मैं खुद से भी नजरें चुराने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया हूँ। काश अगर मैंने उसकी सौतेली माँ पर उस दिन भरोसा ना किया होता, तो काश उसकी बात की भी तस्दीक की होती कि मेरी पत्नी के बाद मेरा बच्चा भी दुनिया से चला गया था, तो आज मेरे साथ यूं ना होता। ये बात कहने के बाद वो हिचकियाँ लेकर रोने लगे थे। उनकी बेटी की आंखें भी नम हो गई थी। वो कहने लगी, पिताजी, जो होना था इन सबको मुकद्दर का खेल समझकर भूल जाइए। आईजी साहब उसकी बात सुनकर कहने लगे, मैं उसे मुकद्दर की बात समझकर भूल चुका था, मगर मैं ये भी भूल चुका था कि मुकद्दर के खेल भी बड़े निराले होते हैं। मेरे साथ भी मुकद्दर ने एक अजीब खेल खेला था। उनकी बेटी कहने लगी, पिताजी, मुझे बताइए क्या हुआ है। तो वो उसे बताने लगे कि उनके पास में एक कत्ल का केस आया था, जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को कत्ल कर दिया। और जब आईजी साहब उस लड़की से पूछताछ करने गए और उसे देखकर चौंक गए, क्योंकि उसकी शक्ल बहुत ज्यादा रानी से मिलती जुलती थी, और वो लड़की भी उन्हें देखकर हैरत में रह गई थी। जैसे उसने वहां देखकर उनकी मौजूदगी का यकीन न हुआ, तो फिर उसके होठों पर तेज मुस्कुराहट फैल गई थी। आईजी तो उसकी शक्ल देखकर ही हक्का बक्का रह गए थे। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से इतनी हद तक कैसे मिल सकता है? और फिर जब उन्होंने उस लड़की से पूछताछ करना शुरू किया, तो उसने बताया कि वो रानी की और उनकी बेटी है। ये सुनकर ही वो वहां से चले आए और उसके बाद उसे कोई सवाल कर ही नहीं सके। अब तो तीनों ही अपनी जगह पर खामोश थे। उनकी बीवी सोच रही थी कि वो कमरे में जाकर उनका दुख बांटे या खामोशी से उनका भरम कायम रहने दे। फिर उन्होंने हमेशा की तरह खामोशी को कायम किया और वहां से हट गईं। और बेटी ये सोच रही थी कि वो अपने पिता को हौसला कैसे दे। जिस पिता ने अपनी औलाद को बचपन में मरा हुआ समझ लिया था, वो अब उनके सामने न सिर्फ जिंदा हालात में मौजूद थी, बल्कि एक मुजरिम की हैसियत से उनके सामने खड़ी थी। उसके गम का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। अगले दिन वो हिम्मत करने के बाद दोबारा से अपने ऑफिस में गए और उस लड़की को बुलाने के लिए कहा। जब वो उनके सामने आई तो उसका चेहरा बिल्कुल फक पड़ा हुआ था और जज्बात से बिल्कुल खाली हो गई थी। आईजी साहब ने उससे बैठने के लिए कहा और उससे कहा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। बचपन से लेकर अब तक तुम कहाँ रह रही थी और तुमने ये कत्ल क्यों किया? तुम बहुत छोटी सी हो। इतनी छोटी उम्र में कत्ल जैसा संगीन जुर्म कैसे कर सकती हो? वो जब बोलने पर आई तो उसका एक एक शब्द जैसे उसके गमों में डूबा हुआ था। उसने कहा, मैं जब पैदा हुई थी तो मैंने सिर्फ अपनी नानी का चेहरा देखा। नानी के अलावा मैं किसी से भी रिश्ते से कोई मतलब नहीं रखती थी। मगर जब मैं बड़ी हुई तो मेरी हैरत में इजाफा होता गया कि नानी बाकी नानियों जैसी नहीं थी। मेरी सहेलियों की जो नानी थी उनसे बहुत प्यार करती थी, उनके बहुत ज़्यादा लाड नखरे उठाती थी, जबकि मेरी नानी तो मुझे बहुत मारती थी, मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। उनका कहना था कि मैं उनके लिए मुसीबत हूँ। मुझे नानी की ज़ुबानी ही पता चला था कि मेरी माँ मेरे जन्म के दौरान ही मर गई थी और फिर उसके मरने के काफ़ी दिन बाद मेरे पिता वहाँ पर आए थे। मगर मेरी नानी ने उनसे झूठ बोल दिया था कि मैं भी माँ के साथ मर चुकी हूँ, और अब वो इस बात पर पछतावा करती थी कि उन्हें मुझे मेरे पिता के साथ भेज देना चाहिए था। उन्हें मेरी जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल लग रही थी। जब मैं बड़ी हुई तो उन्हें अपनी ये जिम्मेदारी हल्की होती हुई महसूस हुई,
क्योंकि वो घर के सारे कामकाज मुझसे करवाती थी। मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि मेरी माँ के साथ भी वो बहुत जुल्म करती थी। मेरी माँ को भी उसने छोटी सी उम्र में ही बहुत से काम पर लगा दिया था और खुद सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहती थी। फिर मोहल्ले वालों की जुबानी ही मुझे ये भी पता चला था कि आप दोनों की शादी कैसे हुई थी। मैंने इंटर तक बहुत मुश्किल से पढ़ाई पूरी की थी। नानी का मुझे पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उस वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ती थी जब उन्होंने मुझे लोगों के घरों में काम करने पर लगा दिया था। उनका कहना था कि वो सारी जिंदगी मेरी माँ को भी खिलाती रही है। अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि वो मेरी जिम्मेदारी भी उठा सके। मैं मेहनत से और काम से जी चुराने वालों में से नहीं थी, बल्कि मैं तो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ अपना काम किया करती थी। मगर मैं जिस घर में काम करती थी वहाँ के मालिक की मुझ पर बुरी नज़र थी और वो मेरे साथ गलत तरीके से बात करते थे। जब मैं यह बात आकर नानी को बताती थी तो वो मुझसे कहती थी कि आजकल के ज़माने में तो ये आम बात है। अगर वो तुझे कुछ कहता है तो सुन लिया कर, वो तुझे खा नहीं जाएगा। तब मैं सोचती थी, अगर मेरी सगी माँ होती तो क्या वो भी मुझे ऐसा ही कहती। नानी के पास ही मैंने आपकी और माँ की तस्वीर देखी थी और फिर उसे अपने पास संभाल कर रख लिया था और हर रात उस तस्वीर को अपने सीने से लगाकर सोती थी। मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करती थी। जब भी मुझे कोई छेड़ता था या तंग करता था तब मुझे आपकी बहुत याद आती थी। और उस वक्त मैं इंटर में थी जब हमारे इलाके में एक आदमी आया था। वो मुझसे काफ़ी बड़ा था। वो मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो गया था और उसने मेरा रास्ता रोककर मुझसे बात करने की कोशिश की, मगर मैं उसे देखकर डर गई और भागते हुए अपने घर पर आ गई। मगर तब मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। जब शाम को ही मैंने उसे अपने घर पर देखा तो वो मुझे देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए नानी के पास चला गया था और नानी को उसने राज़ी कर लिया था। उसने नानी को पैसों का लालच दिया और उन्हें मेरे साथ शादी करने के लिए रजामंद कर लिया। जब वो चला गया तो नानी ने मुझसे कहा कि कल तुम्हारी इस आदमी के साथ शादी है। मैं नानी से मना कर रही थी और बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई, क्योंकि मैं अभी भी शादी करना नहीं चाहती थी और ना ही मेरी अभी शादी की उम्र थी। मैं तो अभी पढ़ना चाहती थी। मैंने नानी की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, मगर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। उन्हें भी ये डर था कि मैं भी एक दिन अपनी माँ की तरह भाग जाऊंगी। इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अगले दिन मेरी ज़बरदस्ती शादी करने के बाद मुझे उसके साथ विदा कर दिया। वो मुझे लेकर इस शहर में आ गया था। उसका रवैया मेरे साथ बस ठीक ही रहता था। धीरे धीरे मैं अपनी किस्मत से राज़ी होने लगी थी और ख़ुद को वहाँ पर रहने के लिए दिमागी तौर पर तैयार करने लगी थी, क्योंकि मैंने अब हमेशा ही इसी के साथ रहना था। मगर कुछ दिन ही गुजरे थे जब उसके कमरे में अय्याश किस्म के लोगों का आना जाना शुरू हो गया। पहले तो मैं सिर्फ उनसे हाय हेलो करने के बाद वहाँ से चली आती थी, मगर अब वो मुझे इस बात पर तैयार करने लगा कि मैं उसके दोस्तों के साथ बातचीत किया करूं। और फिर उसका एक दोस्त उसकी गैर मौजूदगी में घर आता था तो मैंने दरवाज़ा ही नहीं खोला और उससे कहा कि जब वो घर में आए तो तुम भी तभी आना। शाम को जब मेरे पति घर पर आया तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मुझसे कहने लगा, तुमने आज मेरे दोस्त के लिए दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मैं उल्टा उसी से पूछने लगी कि मैं घर में अकेली थी, मेरा उसको अंदर बुलाने का क्या मतलब बनता था? उस वक्त वो खामोश हो गया, मगर कुछ दिन के बाद वो मुझे इस बात पर सताने लगा कि मैं उसके दोस्तों के साथ गलत ताल्लुक़ बनाऊं। जब मैंने उस बात से इनकार कर दिया, वो मुझ पर हाथ उठाने लगा और फिर वो मुझे ज़बरदस्ती लोगों के सामने पेश करने लगा। उस दिन जब वो नशे की हालत में था तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। अगर मैं उसे ख़त्म नहीं करती तो वो मुझे ऐसे ही हमेशा सताता रहता और अपने दोस्तों के सामने मुझे रुस्वा करता, मेरी इज्जत का सौदा करता रहता। ये सब सुनकर उसके बाप की आंखों में आंसू आ गए थे। पूछताछ पूरी हो गई थी, सारी बात बिल्कुल सामने आ गई थी। इस लड़की ने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए अपने पति का कत्ल किया था। आईजी साहब ने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, मगर वो उसकी नानी को भी ज़रूर सबक सिखाना चाहते थे, जिसने उनसे झूठ बोला था और उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मगर जब वो वहाँ पर गए तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उनके अंदर गुस्से का एक लावा था जो भड़क रहा था। उन्होंने अच्छे से अच्छा वकील किया कि उसमें गीता की कोई गलती नहीं है, उसने ये कत्ल दबाव में आकर किया था।
अदालत ने उसे 6 साल की कैद की सज़ा सुनाई थी और 6 साल पूरे होते ही वो उसे अपने घर में ले आए थे और फिर उन्होंने अपनी बीवी से ये कहकर उससे मिलवाया था कि ये उनकी बेटी है। और फिर उनकी बीवी ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया और उसके साथ वैसा ही सुलूक करने लगी जैसे वो अपनी सगी बेटी के साथ करती थी। गीता बहुत ही ज़्यादा खामोश रहती थी। वो बहुत ही कम बात किया करती थी। एक दिन जब उससे उसकी सौतेली बहन रोशनी ने उसकी इस कदर खामोशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि मैंने सारी ज़िंदगी माता पिता के साए के बिना ही गुजारी है, उनकी मोहब्बत और प्यार के बगैर गुजारी है। और अब जब अपने पिता के घर में आई हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि बाप का सहारा कितना मजबूत होता है। कोई इंसान की तरफ मैली निगाह उठाकर देखने की जुर्रत ही नहीं कर सकता। और अगर आज मैं भी तुम्हारे साथ इस घर में पली बड़ी होती तो मेरी जिंदगी भी बहुत अलग होती। रोशनी ने उसे गले लगा लिया और उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब लोगों ने उसे कहा था कि अगर तुम आगे अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हो तो पढ़ सकती हो, हमें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर गीता ने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब उससे पढ़ा नहीं जाता, उसे अब कुछ भी याद नहीं रहेगा। आईजी साहब उसके फ्यूचर की वजह से बहुत परेशान रहते थे। फिर उनकी मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से हुई जिन्होंने गीता को देखा और उसके बारे में आईजी साहब से गीता का रिश्ता मांगा। और जब आईजी साहब ने उनको गीता के अतीत की बातें बता दी तो वो कहने लगे कि मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, मुझे पुरानी बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आईजी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, उनसे कुछ भी नहीं छुपाया। सारी बातें बताने के बाद उन्होंने उन्हें आगाह कर दिया था कि कल को अगर कोई बात उनको पता चले तो वो उनसे कोई शिकवा न करें। मगर उनका ये कहना था कि जब से उनके बेटे ने गीता को देखा है तभी से उसकी यही जिद है कि उसे शादी करनी है तो इसी लड़की से करेगा। ये सुनकर आईजी सर को दिली सुकून हो गया था और उन्होंने गीता से उसकी मर्जी पूछने के बाद उसकी शादी उसकी मर्जी के मुताबिक बहुत ही जल्द करने की ठान ली। लेकिन गीता इस बात से बहुत परेशान थी। उसका पति, उसके ससुराल वाले उसके साथ न जाने कैसा सलूक करेंगे। मगर उसकी तमाम शक गलत साबित हुए क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे थे और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते थे। फिर कुछ ही दिनों बाद गीता की शादी कर दी गई और गीता अपने घर में खुशी खुशी रहती है। उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ था वो उन सबको भुला चुकी थी और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।